हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एचडी विथ अनीश सर के एक नई क्लास में। तो हमारा विलियन चैप्टर चल रहा है क्लास 12th का केमिस्ट्री का, और हमने पिछली क्लास में वाष्प दाब के बारे में डिस्कस किया था। उससे पहले हेनरी का नियम है ना, उसके पहले मूल प्रभाज के बारे में हम काफ़ी कुछ चीज़ें पढ़ चुके हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, राउल्ट का नियम, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 100% आपका 4 नंबर का क्वेश्चन पेपर में आने वाला हो, चाहे इसके नियम से आए या फिर इसके न्यूमेरिकल से आए। तो न्यूमेरिकल पे भी डिस्कस करेंगे, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करवाएंगे, है ना, इससे रिलेटेड 1 से 2 जो भी हैं। उसके बाद इसके नियम को भी समझाएंगे, डेरिवेट करेंगे कैसे फॉर्मूले को हम बनाते हैं यहाँ पे। तो पिछली क्लास में वाष्प दाब में हमने देखा था कि किसी भी विलयन का जो वाष्प दाब होता है वो क्या होता है, वाष्पशील घटक के मोल अंश पे डिपेंड करता है ना। कि अगर देखो, पिछली अगर वीडियो आपने हमारी देखी होगी, आपको समझ में आ रहा होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। अगर मेरे पास कोई एक कंटेनर है ना, जिसमें हमने वाटर ले रखा है, ठीक। अब इसका टेम्परेचर हमने इसको हमने क्या किया, गर्म कर दिया, है ना। तापमान हमने कर दिया कितना, 75 डिग्री सेल्सियस। अभी क्या होगा, तो इसको क्या करना है, ढक दे रहे हैं, है ना। हमने क्या कर दिया, इसको ढक कर दिया। अब ये वाटर किसमें बदलना चालू हो जाएगा, वाष्प में, ठीक। भाई जल के कण किसमें बदलना चालू हो जाएंगे, वाष्प के कण में, है ना। जब वाष्प के कण में बदलना चालू हो जाएंगे तो बाहर निकलने की कोशिश करेंगे इस कंटेनर से, बट बाहर निकल नहीं पाएंगे। तब क्या करेंगे, प्रेशर लगाएंगे, है ना। तो वही प्रेशर बनेगा कि उसको क्या बोलेंगे, वाष्प दाब, ठीक। अब बात करते हैं, अगर हम इसमें क्या डाल दें, कुछ अवाष्पशील कण डाल दें, है ना, जो कि वाष्प नहीं बनाते, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, या फिर नमक वगैरह हो गया, इसमें डाल देंगे। तो जैसे ही इसमें नमक वगैरह डालेंगे, आप देखेंगे कि इसका जो वाष्प दाब है वो क्या होगा, कम हो जाएगा, है ना। इसी चीज़ को राउल्ट ने बताया था, क्या, कि अगर जो भी आपका विलयन है उसका जो वाष्प दाब है किस पे डिपेंड करेगा। अब 2 घटक है इसमें, पानी है, भाई ये विलयन बन चुका है ना, पानी है और क्या है, NaCl है, मान लो। 2 चीज़ें हमने इसमें ले रखा है। ये NaCl हमारा क्या है, विलेय है। अब जल क्या है, हमारा विलायक है। हमने विलायक में विलेय डाल दिया, है ना। तो जब शुद्ध विलायक था, यही ये हमारा क्या है, वाष्पशील, है ना। और ये क्या है, अवाष्पशील। टू कंपोनेंट्स है हमारे पास, मतलब 2 घटक हैं, एक वाष्पशील घटक, एक अवाष्पशील घटक। वाष्पशील घटक क्या है, विलायक है, शुद्ध विलायक, है ना, जल। भाई जल क्या है, वाष्प में बदल जाता है, लेकिन अगर सोचो कि इसको कितना भी गर्म कर दो, है ना, जल भाप बनकर उड़ जाएगा, लेकिन नमक कभी भी भाप नहीं बनेगा, ठीक। 100 डिग्री सेल्सियस पर अगर नमक को क्या करना है, पिघलाना भी है ना, भाप तो बनेगा नहीं। पहली बात, अगर नमक को पिघलाना भी है टेम्परेचर के जरिए, है ना, तो आपको नमक का जो टेम्परेचर है उसको करना पड़ेगा 801 डिग्री सेल्सियस, तब जाकर वो गलित अवस्था में मिलेगा आपको, है ना, लिक्विड फॉर्म में। तो आप नमक के कण को वाष्प नहीं बना सकते, है ना। तो ये क्या करता है, वाष्प बनने की घटना को क्या करता है, कम कर देता है ना। तो उसी चीज़ को किसने बताया, राउल्ट साहब ने, है ना। अब देखिए इनके डिफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। इन्होंने क्या डिफिनेशन दिया, इनका नियम क्या है, जब किसी विलयन में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है। अवाष्पशील विलेय पदार्थ हमारा क्या क्या हो सकता है, नमक हो गया, है ना, शुगर वगैरह हो गई, यानी चीनी वगैरह, ठीक। तब विलयन का जो वाष्प दाब है कम हो जाता है। ये बात हम बहुत अच्छी तरीके से पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि क्यों कम हो जाता है। तो राउल्ट के नियम के अनुसार क्या बोला गया है, किसी दिए गए निश्चित तापक्रम पर, है ना, विलयन का जो वाष्प दाब है वाष्पशील घटक के मोल अंश के समानुपाती होता है। मतलब जितना ज़्यादा आपका वाष्पशील घटक होगा उतना ही ज़्यादा क्या बनेगा, वाष्प बनेगा। मतलब जितना ज़्यादा जल होगा भाई उतना ही ज़्यादा तो वाष्प बनेगा, है ना। तो यही चीज़ हमारा क्या है, राउल्ट का नियम है, ठीक। चलिए अब इसको समझने के लिए इसका एक्चुअल में जो डेरिवेशन है वो क्या है, ठीक। इनके अनुसार, है ना, जो विलयन का वाष्प दाब है, P फॉर प्रेशर, है ना, किसका, विलयन का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा
वाष्पशील घटक। अब वाष्पशील घटक हमारा क्या है, विलायक है ना। तो विलायक के मोल अंश पर, मतलब जितना ज़्यादा, अब किसी भी चीज़ की क्वांटिटी को हम अगर मापते हैं, है ना, सॉल्यूशन चैप्टर में, तो किसमें मापते हैं, मोल अंश में, है ना। पिछली क्लासेस में हमने डिस्कस कर लिया है। तो हमारा वाष्पशील घटक क्या है, विलायक है ना। तो किस पे डिपेंड करेगा, किसी विलयन का जो वाष्प दाब है, विलायक के मोल अंश पर। ठीक, अब मोल अंश को किससे डिनोट करते हैं, एक्स से, है ना। इसके नीचे लिख देंगे क्या, विलायक। ठीक है भाई, राउल्ट ने क्या कहा कि किसी भी विलयन का जो वाष्प दाब है, विलयन में उपस्थित वाष्पशील घटक के क्या हो, के मोल अंश का क्या होगा, समानुपाती होगा, है ना। अब अगर इस प्रोपोर्शनल को हम हटाएंगे, मैं विलयन को सॉल्यूशन लिख दूं, ठीक, सॉल्यूशन है ना, विलयन का मतलब होता है सॉल्यूशन। तो इसके लिए मैं यस डिनोट कर रहा हूं, और प्रोपोर्शनल एक्स, है ना। अब विलायक के लिए मैंने आपको बता रखा है, आपको क्या समझना है, ए लेना है। ठीक, विलय के लिए आपको क्या लिखना है, वी, विलायक के लिए ए। तो एक्स ऑफ बी मैं इसको लिख रहा हूं, है ना। अब जैसे ही इस प्रोपोर्शनल को आप हटाएंगे, ठीक, तो वैसे ही आपके पास क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, है ना। क्योंकि क्या होगा आपका पी नॉट, सॉरी विलायक लेना था यहाँ पे, है ना, यानी कि ए। ठीक, तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा, पी नॉट ए इंटू एक्स ए। ठीक, अब इसमें मैं बता दे रहा हूँ सारी चीज़ें हैं क्या, है ना। ये हमारा राउल्ट का नियम हो गया। किसी विलयन का जो वाष्प दाब है ना, वो क्या होगा, विलायक, मतलब उस विलयन में जो वाष्पशील घटक है, यानी कि क्या है, वाष्पशील घटक क्या है, हमारा विलायक है ना। तो उसके मोल अंश के क्या होगा, समानुपाती होगा, है ना। अब हमने प्रोपोर्शनल हटाया तो क्या आ गया, यह है विलायक का आंशिक दाब, शुद्ध विलायक का आंशिक दाब। अब देखिए, जैसे हमारे पास ये जो कंटेनर है, ठीक, यहाँ पे हम एक बैरोमीटर लगा देते हैं। बैरोमीटर क्या करता है, प्रेशर को मापता है ना, वेपर प्रेशर को, वाष्प दाब को। तब अब देखिए, पहले यहाँ पे क्या था, हमारा शुद्ध जल था, ठीक। टेम्परेचर हमने कर रखा था इसका 100 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो उस समय पे क्या था, 100 डिग्री सेल्सियस पे मैंने आपको बताया था कि वाष्प दाब 100 डिग्री सेल्सियस पर आपका क्या दिखाएगा, 760 mm ऑफ Hg। आपको मैं पहले बता चुका हूं, है ना, कि क्यों 100 डिग्री सेल्सियस का जल के साथ इतना घनिष्ठ रिश्ता है ना। 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, जो पानी होता है ना, उसका जो वाष्प दाब होता है वो क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल, यानी कि बराबर हो जाता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। 760 mm Hg आपको दिखाई देगा, है ना। लेकिन जैसे ही हम इसमें क्या कर रहे हैं, NaCl ऐड कर रहे हैं, ठीक, हमने इसमें क्या कर दिया, NaCl के कण ऐड कर दिए। देखो, ये पहले क्या था, यहाँ पे वाष्प के कण बन रहे थे बहुत ज़्यादा मात्रा में, है ना। हम इसमें क्या कर रहे हैं, NaCl ऐड कर दिए, ठीक, NaCl के कण हमने ऐड कर दिए। अब जैसे हमने इसमें NaCl के कण ऐड कर दिए, तो NaCl के जो कण है, जो मतलब नमक के कण है, वो इसके सतह पर भी घेर लेंगे, है ना। अब सतह पर घेर लेंगे तो जल के कणों को बाहर निकलने में क्या होगी, समस्या होगी, है ना। ये खुद तो भाप बन नहीं रहे हैं, और जल के कणों को भी बनने नहीं देंगे। जब भाप, मतलब जल के कण वाष्प बनना कम हो जाएंगे, है ना, देखो कम हो गए, है ना। तो जब वाष्प बनना कम हो जाएगा तो वाष्प दाब भी क्या हो जाएगा, आपका घट जाएगा। चलो मान लो कितना हो गया, 700 mm Hg हो गया, है ना। तो आप इसमें किसको क्या मानेंगे, ठीक। अब देखिए, ये क्या है, विलायक का
मोलेंस है। मोलेंस वाली वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखी है इस चैप्टर की, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में समझा रखा है मैंने, वहाँ पे आपको न्यूमेरिकल के साथ बताया है, एक एक चीज़ पे डिस्कस किया है ना। उसको आप वहाँ से देखना, तब ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैं उतना डीप में इसके बारे में डिस्कस नहीं कर सकता, है ना। हमारा मेन जो फोकस है वो क्या है, राउल्ट का नियम है, ना कि मोलेंस निकालना है ना। अब देखो ये क्या था, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, है ना। मतलब ये हमारा क्या था, P0A, ठीक, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। ये क्या है, जिसने हमने इसमें क्या ऐड कर दिया, क्या NaCl। अब ये क्या बन गया, विलयन, है ना। और विलयन का जो वाष्प दाब है वो घट गया, तो ये क्या है हमारा, विलयन का वाष्प दाब, ठीक। तो वही चीज यहां पे हम लिखेंगे, जहां पर PS क्या है, विलयन का वाष्प दाब, P0A क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, और XA क्या है, विलायक का मोलेंस। ठीक, तो आई होप इतनी चीज अभी तक आपको समझ में आई होगी, है ना। अभी राउल्ट का नियम यहीं पे खत्म नहीं होता, है ना। अभी तो ये सिर्फ एक ही घटक है जो कि शुद्ध विलायक था, है ना, वही वाष्प बना रहा था। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम जो विलयन बनाएंगे, है ना, उसमें विलेय भी क्या होगा, वाष्पशील होगा, और विलायक भी क्या होगा, वाष्पशील। मतलब हमारे पास जो दो कंपोनेंट्स होंगे ना, जो दो घटक को मिलाकर हम विलयन बनाएंगे, दोनों क्या होंगे, वाष्पशील होंगे। मतलब विलेय भी हमारा वाष्पशील होगा और विलायक भी हमारा वाष्पशील होगा, है ना। तो ऐसी कंडीशन में कुछ अलग फॉर्मूला निकल के आएगा। तो पहले आप इसका क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। इसके बाद इस पे मैं क्या करता हूँ, पहले एक न्यूमेरिकल आपको लगवा देता हूँ, है ना। उसके बाद 2 कंपोनेंट्स पे आते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं न्यूमेरिकल लिख के आपको सॉल्व करवा देता हूँ। चलिए, आई होप आपने क्या किया होगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हमने ले लिया है एक न्यूमेरिकल यानी कि क्वेश्चन, है ना। अभी हमने जो फॉर्मूला बताया उसी पे एक क्वेश्चन है। तो चलिए इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, है ना। आपको एक एक चीज़ समझा के बताते हैं कैसे क्या है। देखो, सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए, है ना। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 300 केल्विन ताप पर 10 ग्राम ग्लूकोज, अब ग्लूकोज का यह फॉर्मूला दे रखा है, को 90 ग्राम जल में विलय करके, है ना, एक जलीय विलयन बनाया गया है। अब आपको इसमें देखना है सबसे पहले कि सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके एक जगह पे लिख लेना है ना। अब देखो आगे क्या दिया गया है, यदि 300 केल्विन ताप पर शुद्ध जल का वाष्प दाब इतना दे रखा है, इतना mmHg, है ना। अब देखो वाष्प दाब मतलब दाब है यानी कि प्रेशर, ठीक। प्रेशर का मैंने बताया था ये मात्रक होता है, पारे के तुल्य है, मतलब उसका जो पारा है दाब का वो इतना बता रखा है 32.8 mmHg, है ना। आपको विलयन का वाष्प दाब ज्ञात करना है, एकदम सिंपल है। कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले आपको समझना होगा कि इसमें विलेय क्या है और विलायक का है क्या है ना। तो कम मात्रा किसकी है, देखो क्या किया गया है, 10 ग्राम ग्लूकोज को 90 ग्राम जल में विलेय किया गया है ना, और विलयन बनाया गया है। मतलब आपका जो विलेय है वो क्या है, ग्लूकोज है, विलायक क्या है, आपका जल है ना। और विलेय को किससे लिखते हैं, B से, विलायक को किससे लिखते हैं, A से, ठीक। तो अब विलेय का जो भार है वो कितना है, 10 ग्राम, है ना। तो विलेय के भार को किससे लिखेंगे, WB से, ठीक। वेट ऑफ विलेय, है ना, कितना है, 10 ग्राम, है ना। अब 90 ग्राम आपका क्या है, जल हमारा क्या है, विलायक। विलायक को किससे लिखते हैं, A से, है ना। तो WA, है ना। वेट ऑफ क्या, सॉल्वेंट यानी कि विलायक का भार, है ना। W मतलब वेट, ठीक। A मतलब विलायक, विलायक का भार कितना है, 90 ग्राम, है ना। उसके बाद
और कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है ना। आपको दे रखा है शुद्ध जल का वाष्प दाब, शुद्ध जल का दाब, है ना। शुद्ध जल, है ना, विलयन का नहीं दिया गया है, शुद्ध जल मतलब P0A का मान दे रखा है, सीधा सीधा कितना 32.8 mmHg आपको दे रखा है ना। आपसे पूछ क्या रहा है, विलयन का वाष्प दाब क्या, यानी कि PS आपको निकालना है, ठीक। अब देखो क्योंकि यह फॉर्मूला दे रखा है ना, तो अगर फॉर्मूला हमारा क्या है पहले वो लिख लेते हैं। P इज इक्वल टू P0A इंटू XA, ठीक। अब ये हमको निकालना है ना, इसका मान दे रखा है ये, है ना। अब लेकिन हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, XA निकालना पड़ेगा, है ना। तो XA निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे निकाल लेते हैं, है ना। तो XA बराबर क्या हो जाएगा, Na/Na प्लस NB। ये फॉर्मूला मैंने आपको जब मैं मोलन्स पढ़ा रहा था मैंने आपको बताया था, है ना, ठीक। तो कैसे, Na हमारा क्या होगा WA/Ma, यानी कि भाई देखो विलायक का जो मोल अंश है ना, विलायक के मोलों की संख्या बराबर क्या होगा, विलायक का भार बटे विलायक का अणुभार। देखो इसको मैं ऐसे ओपन कर दे रहा हूँ, Na मतलब WA/Ma पूरे का बटे फिर से WA/Ma प्लस अब NB है मतलब WB/MB। मैंने आपको जब मैं मोलन्स पढ़ा रहा था मैंने आपको बताया था, क्लियर किया था एकदम बढ़िया से कि आप अगर मोलन्स निकालना आपको नहीं आता, आप किसी भी टॉपिक में सर्वाइव नहीं कर सकते इस चैप्टर में। हाँ तो देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया था कि मोलन्स निकालना आना आपको बहुत ज़रूरी है ना। तो देखिए यहाँ पे इस फॉर्मूले को ओपन करेंगे तो ये हमारा निकल के आएगा, है ना। अब इसके आगे का स्टेप क्या है, आपको वैल्यू रखनी है WA/Ma क्या है ना। अब Ma हमारा क्या है, विलायक का मोलर द्रव्यमान है। अब मोलर द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, है ना। तो मोलर द्रव्यमान आपको निकालना मैं सिखा चुका हूँ, हालांकि मैं फिर से एक बार निकाल दे रहा हूँ, है ना। किसका, ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज का देखो सबसे पहले मोलर द्रव्यमान निकालना है तो क्या होता है C6H12O6, फॉर्मूला आपको पता है ना। कार्बन का अणुभार क्या हो जाएगा 6 दूनी का 12, है ना। अब 6 कार्बन के अणु है तो 12 गुणे 6 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है ना, 12 है तो गुणे 12 प्लस ऑक्सीजन का होता है 8 दूनी 16। अब कितने हैं 6 हैं, है ना, 6 अणु। तो ये इसका मोलर द्रव्यमान हो जाएगा, इसको आपको सॉल्व कर लेना है। तो कितना हो जाएगा आपका 12 6 का 72 प्लस 12 12 1 कम 12 है ना, प्लस 16 छक्का 96, है ना। टोटल आप ऐड करोगे तो 180 रहेगा, ठीक, 180। जल का अणुभार, अब ये किसका हो गया, ये MB हो गया, विलय का मोलर द्रव्यमान, ठीक। अगर आपको Ma निकालना है, Ma मतलब विलायक का मोलर द्रव्यमान, तो क्या होता है इसका सूत्र क्या होता है H2O, है ना, विलायक हमारा जल है। इसका सूत्र क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, 2 अणु है तो 2, है ना। उसके बाद प्लस 8 दूनी 16, टोटल कितना हो जाएगा 18, है ना। अब ये चीज़ उन लोगों की समझ में आ रही होगी जिन्होंने मेरा वो मोलन्स वाला वीडियो देखा है, हालांकि मैं इसमें भी कोशिश कर रहा हूँ कि सारी चीज़ों को कवर करते हुए चलूँ, है ना। तो देखिए WA का मान कहाँ है, यहाँ पे है, रखेंगे, कितना है 90
बटे एम ए का मान हमने क्या निकाला है 18 पूरे का बटे भाई एक्स ए बराबर क्या हो जाएगा भार बटा अणुभार किसका विलायक का है ना। अब फिर बटे में डब्ल्यू बटे एम में है यानी कि 90 बटे 18 प्लस विलेय का भार कितना है 90 ग्राम सॉरी 10 ग्राम। इसका अणुभार कितना है 180 है ना। तो हमारा एक्स ए निकल के क्या आएगा देखो 18 पंजे 90 18 पंजे 90 इसको काटोगे है ना तो 0 से 0 कट गया ठीक। और आपको 18 से 1 में भाग दे देना है। कहाँ पे दोगे कहाँ पे दे भाई यहाँ पे दे देते हैं। पॉइंट लगाओगे 0 बढ़ाओगे है ना। उसके बाद फिर क्या करोगे 0 बढ़ाओगे वो जाएगा नहीं फिर से 0 यहाँ पे बढ़ाओगे तो 5 बार जाएगा ठीक। तो 0.05 आ गया आपका यहाँ आंसर है ना। तो इसको लिख देंगे ऊपर कितना है हमारा 5 नीचे भी क्या बचा है 5 प्लस 0.05 ठीक। ये हमारा हो जाएगा कितना एक्स ए निकल के आ जाएगा 5 अपान अब 5 में 0.05 जोड़ोगे तो 5.05 इतना निकल के आ जाएगा एक्स ए हमारा है ना। अब एक्स ए हमारा हमको पता चल गया बाकी सारी चीज़ें भी पता है। इसको क्या करो इसी फॉर्मूले पे रख दो है ना। तो यहाँ पे रख देंगे ठीक। विलयन का वाष्प दाब पी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पी नॉट ए हमारा क्या है 32.8 है ना। इसको मैं यहाँ पे थोड़ा इरेज कर दे रहा हूँ हमने निकाल लिया है। इनटू है ना एक्स ए का मान हमने क्या निकाला है 5 अपान 5.05 ठीक। अब ऐसी सिचुएशन में आपको सॉल्व करना आना चाहिए केमिस्ट्री के अंदर केमिस्ट्री हो या फिजिक्स इस तरह के कैलकुलेशन आपको बहुत देखने को मिलेंगे है ना। एकदम बेसिक सा कैलकुलेशन है। क्या करना पड़ेगा आपको पॉइंट का ध्यान देना है डरना नहीं है कभी भी पॉइंट के लिए है ना। गुणा भाग करने के लिए आप डर जाते हो डरना नहीं है आपको सीधा क्या करना है पॉइंट्स को पहले हटाना है ना। अब ऊपर से नीचे देखो ऊपर क्या है 1 अंक पे पॉइंट है नीचे क्या है 2 अंक पे पॉइंट है ना। तो क्या हो जाएगा भाई 1 अंक से पॉइंट हटेगा 2 अंक से पॉइंट हटेगा है ना। तो यहाँ पे जब 2 अंक पे दशमलव है यहाँ पे 1 ही अंक पे दशमलव है ऊपर नीचे क्या देखो यहाँ पे किससे गुणा होगा 10 से गुणा होगा यहाँ पे किससे होगा 100 से गुणा होगा है ना। तो ये क्या हो जाएगा 328 गुणे 5 है ना। और ये बटे में क्या हो जाएगा 100 से गुणा होगा तो दशमलव यहाँ पे आ जाएगा यानी 505 ठीक। अब इसको आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे है ना। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा मैं सीधे आपको बता रहा हूँ 32.47 mm ऑफ Hg ठीक। आप मात्रक लिखना बिल्कुल नहीं भूलेंगे है ना। अगर मात्रक लिखना भूलेंगे तो 1 से 1.5 नंबर आपका काट लिया जाएगा है ना। तो आपको यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है मोलस निकालना। तो मोलस निकालना आपको आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो मेरी मोलस वाली वीडियो जाके देखना है ना इसी यूट्यूब चैनल पे है सॉल्यूशन चैप्टर मैं बढ़ा रहा हूँ है ना। वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा 1 घंटे की लगभग क्लास है उसमें बहुत ही ज़्यादा डिटेल में मैंने आपको समझा रखा है। चलिए अब बात करते हैं जब हम कोई भी विलेन बनाएंगे और उसमें विलेय और विलायक दोनों ही क्या होगा वाष्पशील होगा है ना। तब ऐसी कंडीशन में क्या बनेगा हमारा फॉर्मूला और क्या कैसे सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल। चलिए देखिए अब हम बात करेंगे जब हमारे पास जो विलेन बनेगा इस बार हम 2 कंपोनेंट्स ले रहे हैं 2 घटक है ना। जैसे मान चलिए हमारे पास कोई एक कंटेनर है ना। हमने क्या किया इसमें विलेन बनाया। अब विलेन 2 चीज़ों को मिलाकर बना रहे हैं
दो कंपोनेंट्स को, एक हमारा ए है एक हमारा बी है। ठीक, ये हमारा बन गया विलयन, है ना। अब विलयन में एक एकड़ हमारे ये रहे, ठीक, और बी के कारण ये रहे। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, विलायक हो गया। ये हमारा क्या हो गया, विलेय हो गया। विलायक हमारा क्या है, ए है, विलेय हमारा क्या है, बी है। अब देखो दोनों ही क्या है, वाष्पशील हैं। वाष्पशील घटक, ये भी हमारा क्या है, वाष्पशील घटक है। विलायक तो वैसे ही होगा, है ना। इस बार जो विलयन बनेगा, दोनों ही क्या होंगे, वाष्प के कण बनाएंगे, है ना। मतलब लिक्विड से किसमें बदलेंगे, वेपर में, वाष्प में बदलेंगे। तब उस कंडीशन में हमारा जो विलयन का वाष्प दाब होगा, अब भाई देखो अब जो विलयन का वाष्प दाब है दोनों पर ही निर्भर करेगा, है ना। मतलब हमारा जो विलयन का वाष्प दाब होगा, कुल वाष्प दाब एक मिनट यहां पे मैं लिखता हूं, विलयन का कुल वाष्प दाब बराबर होगा किसके, विलेय के वाष्प दाब के तथा विलायक के वाष्प दाब के। विलेय का वाष्प दाब प्लस विलायक का वाष्प दाब। ठीक है ना। मतलब क्योंकि देखो पिछली बार हमने क्या लिया था, खाली विलायक का वाष्प दाब लिया था, है ना। मतलब विलायक का मूल, सॉरी, हाँ, यहाँ पे हमने विलायक का ही वाष्प दाब लिया था। क्यों, क्योंकि विलायक ही था जो कि क्या था, वाष्पशील था, है ना। जो हमारा विलेय था वो वाष्पशील नहीं था। इस बार दोनों ही क्या है, वाष्पशील हैं, है ना। तो इसको अगर हम मैथमेटिकल टर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, विलयन का वाष्प दाब मतलब PS बराबर होगा किसके, विलेय के वाष्प दाब यानी कि PB प्लस विलायक का वाष्प दाब यानी कि PA। ठीक, मतलब विलेय का वाष्प दाब और विलायक का वाष्प दाब दोनों को ऐड करेंगे तब हमारा किसका वाष्प दाब निकल जाएगा, विलयन का, है ना। अब इसको अगर ओपन करेंगे PS, अब जैसे हमने PA को ओपन किया था, है ना, तो हमारा क्या आया था, P0A इंटू XA, मतलब कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब और उसका मोल अंश, है ना। वैसे ही क्या हो जाएगा, PB कैसे खुलेगा, P0B इंटू XB। ठीक, अब इसको थोड़ा और ओपन कर सकते हैं अपन, कैसे, P0B XB। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था क्या, कि अपना XA प्लस XB इज इक्वल टू 1 होता है ना। अगर हमको XA का मान चाहिए तो XA बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस XB। मोलेंस वाली वीडियो में मैंने बता रखा है ये फॉर्मूला। मतलब हम XB के जगह पे क्या लिख सकते हैं, मतलब X A की जगह पे क्या लिखते हैं, 1 माइनस XB। और यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, या अगर हमको XB चाहिए तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस XA। ठीक, मतलब XB की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस XA लिख सकते हैं। इस फॉर्मूले से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं ना। तो आपको क्या लिखना है, X, अब देखो क्योंकि हम हो सकता है कि हमको क्वेश्चन में खाली XA ही दे रखा हो, है ना, XB ना दिया हो, मतलब एक ही घटक दे रखा हो।
तो आपको क्या करना है, इसको इस फॉर्मूले को इस तरह से मॉडिफाई करना है कि आपको एक ही घटक लेना पड़े। तो एक्स बी की जगह पे हमें क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स ए। फिर प्लस है ना, उसके बाद क्या है, पी नॉट ए इंटू एक्स ए। ठीक, अब क्या करेंगे, इसका अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो पी नॉट बी का एक से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, पी नॉट बी है ना, माइनस तो माइनस लगाएंगे। अब पी नॉट बी का गुणा होगा एक्स ए के साथ तो क्या हो जाएगा, पी नॉट बी इंटू एक्स ए। ठीक, फिर प्लस है, उसके बाद क्या है, पी नॉट ए इंटू एक्स ए, है ना। नीचे तक आ रहा है कि नहीं भाई, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ ठीक, अब देखो, अब पी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या करेंगे, एक प्लस में है एक माइनस में है ना। एक काम करते हैं, इसको पहले सही से एडजस्टमेंट कर लेते हैं, इसको आगे लाते हैं, पी नॉट ए एक्स ए, इसको पीछे ले जाते हैं माइनस, पी नॉट बी एक्स ए, इसको यहाँ पे ले जाते हैं, ये प्लस में है इधर आएगा, प्लस में ही रहेगा, पी नॉट बी, है ना। देखो मैंने क्या किया है, कुछ भी इधर उधर किया नहीं है, खाली टर्म उठा के यहाँ से यहाँ कर दिया है ना। भाई ये प्लस में था, प्लस में है, ये माइनस में था, माइनस में है, ये प्लस में है, प्लस में ही है। अब क्या करेंगे, यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा है ना, एक्स ए कॉमन दिख रहा है, क्या करेंगे, एक्स ए कॉमन कर लेंगे, है ना। उसके बाद यहाँ पे क्या बच जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, और प्लस में क्या बन गया, पी नॉट बी। ये हमारा क्या हो गया, फाइनल इक्वेशन। ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन आता है ना। इस फॉर्मूले में मैं फॉर्मूले को पहले यहाँ पे लिखता हूँ, उसके बाद क्या चीज़ क्या है उसको मैं लिख देता हूँ, है ना। फॉर्मूला हमारा क्या है, पी एस इज इक्वल टू एक्स ए पी नॉट ए माइनस पी नॉट डी प्लस पी नॉट बी। जिसको भी ये लग रहा होगा ना कि ये पता नहीं क्या है, क्या क्या करते चले जा रहे हैं, इसे कुछ जोड़ते घटाते हैं ना, तो जिनका भी मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर है उनको समझ में नहीं आ रहा होगा ना, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे से समझाया जाए, है ना। ज़्यादा कुछ है नहीं, बस जोड़ घटाना है, गुणा भाग इधर उधर का, और कुछ नहीं है। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम, जहाँ हमारा पी एस क्या है, विलयन का वाष्प दाब, एक्स ए क्या है, विलायक का मोलंस, एक्स बी क्या है, विलेय का मोलंस, मोलंस या फिर मोल प्रभाज या मोल फ्रैक्शन कुछ भी बोल सकते हो। उसके बाद पी नॉट बी क्या है, पहले पी नॉट ए देख लेते हैं, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। पी नॉट ए क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, ठीक। और पी नॉट बी क्या है, विलेय का वाष्प दाब। है ना। न्यूमेरिकल अगर आपको लगाना है इससे, इस टॉपिक से, तो सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, है ना। उसके बाद मैंने जो भी अभी आपको समझाया, थ्योरी समझाई है ना, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और देखिए ये सारे जो टर्म्स मैंने लिखे हैं ना, किसको क्या बोलते हैं ये आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आप क्वेश्चन में ढूंढ ही नहीं पाओगे कि किसकी वैल्यू दी गई है और निकालना क्या है ना। तो पीएस का मतलब क्या होता है, विलयन का वाष्प दाब, है ना। एक्स ए मतलब हमारा क्या है, विलायक का मोलंस, एक्स बी क्या है, विलेय का मोलंस, पी नॉट ए क्या है,
शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, पी नॉट बी क्या है, शुद्ध विलेय का विलेय का वाष्प दाब, है ना। अब ये इसका हो गया डेरिवेशन, ठीक। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद क्या करते हैं हम उससे एक न्यूमेरिकल करवा देते हैं, जिससे क्या होगा आपका पूरा कॉन्सेप्ट राउल्ट के नियम का क्या होगा क्लियर हो जाएगा, और राउल्ट का नियम आपका क्या होगा यहीं पे खत्म हो जाएगा, है ना। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं क्वेश्चन नोट करता हूँ। चलिए बच्चों लाइट चली गई थी, इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था, अब लाइट आ चुकी है। चलिए हमने क्वेश्चन ले रखा है ना। इस क्वेश्चन को कर लेने के बाद आपका जो थोड़ा बहुत भी डाउट है ना राउल्ट के नियम को लेकर, वो पूरा कॉन्सेप्ट क्या होगा क्लियर हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो कुछ भी दे रखा है ना, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद जो कुछ भी दे रखा है उसको क्या करते हैं लिख लेते हैं। तो 298 केल्विन ताप पर क्लोरोफॉर्म, है ना। अब क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला दे रखा है क्या, CH_Cl3, है ना, एवं डाइक्लोरोमेथेन क्या होता है, CH2Cl2, इसका फॉर्मूला होता है, का वाष्प दाब दे रखा है क्रमशः, है ना। क्रमशः मतलब पहले वाले का ये है, बाद वाले का ये है, क्रम के अनुसार। तो क्लोरोफॉर्म ये हमारा क्लोरोफॉर्म का वाष्प दाब दे रखा है 200 mmHg, और हमारा डाइक्लोरोमेथेन का दे रखा है डाइक्लोरोमेथेन का दे रखा है 415 mmHg, ठीक। तो 25.5 ग्राम क्लोरोफॉर्म एवं 40 ग्राम ये हमारा क्या है डाइक्लोरोमेथेन को मिलाने पर बने विलयन का वाष्प दाब की गणना कीजिए। हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं, है ना, एक घटक ए है, क्या हमारा क्लोरोफॉर्म, और घटक बी हमारा क्या है डाइक्लोरोमेथेन। तो आप समझिए, जब मैं किसी के नीचे ए लिखूंगा, है ना, ए हमारा किसके लिए होगा क्लोरोफॉर्म के लिए होगा, यानी CH_Cl3 के लिए, और बी लिखूंगा तो बी किसके लिए होगा डाइक्लोरोमेथेन यानी कि CH2Cl2 के लिए, ठीक। अब चलिए सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, है ना, उसके बाद समझ में आएगा कि यहाँ क्या क्या चीज़ें दी गई हैं और क्या हमको निकालना है। तो फॉर्मूला हमारा क्या था, PS = XA, है ना, P0A माइनस P0B प्लस P0B, ठीक। ये हमारा फॉर्मूला था, है ना। अब देखो P0A क्या है, ये हमारा समझ लो क्या है। अब देखो विलायक इसमें क्या है, विलेय क्या है, 40 ग्राम ये है, ठीक, और 25 ग्राम ये है ना। तो यहाँ पे CH_Cl3 है ना। हमको क्या निकालना है, विलायक का वाष्प दाब, विलायक का मोल्स निकालना है ना, XA। विलायक हमारा क्या है भाई 40 ग्राम CH_Cl2 यानी कि डाइक्लोरोमेथेन, जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी वो क्या होगा विलायक, हमको XA निकालना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, ये क्लोरोफॉर्म की मात्रा कम है, ये हमारा घटक B है, ठीक, और ये हमारा घटक क्या हो जाएगा A। मतलब ये हमारा क्या है विलायक है एक तरह से देखा जाए तो, और ये हमारा क्या है विलेय, ठीक। इसको अपन देखेंगे B से रिलेट करेंगे, इसको किससे A से, है ना। हमको XA निकालना है ना, ठीक। अब देखो सबसे पहले देखते हैं दिया है, यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं दिया है, क्या ये हमारा क्या है विलेय है, ठीक। तो P0 B दे रखा है कितना 200 mmHg, भाई इसकी मात्रा कम है ना, तो क्या है हमारा विलेय है, क्या दे रखा है 200 mmHg, इसकी मात्रा क्या है ज़्यादा है ना। तो ये हमारा क्या हो गया विलायक यानी P0
ए है ना, इसका वाष्प दाब दे रखा है कितना, आंशिक वाष्प दाब 415 mmHg। और क्या दे रखा है, विलेय का भार दे रखा है ना, यानी कि डब्ल्यू भी दे रखा है कितना 25.5 ग्राम है ना। उसके बाद इसका अणुभार क्या हो जाएगा, यानी कि एम भी क्या हो जाएगा, निकाल लेते हैं CaCl3 है ना, ये क्या है एम बी निकाल रहे हैं, यानी कि विलेय का मोलर द्रव्यमान क्या हो जाएगा, कार्बन का होता है 12 गुणे हाइड्रोजन का 12 प्लस 1 प्लस क्लोरीन का होता है 17.5 17 34 एक 35.5 ठीक। अब 3 अणु है तो गुणे 3 हो जाएगा, निकालेंगे कितना आएगा 12 1 13 प्लस 5 3 15 5 3 15 1 16 और 5 3 क्या भाई 5 3 15 के 5 हासिल है 1 और 3 बचे 15 15 1 16 3 3 1 10 ठीक। एक अंक दशमलव तो 106.5 इसका आ जाएगा क्या मोलर द्रव्यमान। तो एम बी का मान क्या आ जाएगा 106.5 है ना। अब डब्ल्यू यानी विलायक का भार कितना दे रखा है 40 ग्राम, तो डब्ल्यू ए हमारा क्या हो जाएगा 40 ग्राम और एम ए यानी कि विलायक का अणुभार क्या हो जाएगा निकाल लेते हैं। चलिए एम ए निकाल लेते हैं, एम ए हमारा क्या हो जाएगा, विलायक हमारा क्या है ये है ना CH2Cl2 ठीक। तो कार्बन का 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है 2 अणु है तो 1 × 2 प्लस क्लोरीन का होता है 35.5 है ना। तो 35.5 और 2 अणु है तो गुणे 2 बराबर कितना हो जाए 12 प्लस 2 प्लस और 35 दूना 70 और आधा आधा एक हो जाएगा 71 है ना। तो कितना हो जाएगा 12 2 14 प्लस 71 4 1 5 7 1 8 यानी कि हमारा कितना आ गया 85 MA निकल के आ गया है ना। और जब ये निकल के आ गया अब वेट देख लेते हैं, वेट भी हो गया है ना सबका, मोलर मास भी हो गया। अब सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा XA निकालना पड़ेगा भाई यहाँ पे रखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हम डायरेक्ट XA का मान रखेंगे है ना। पहले एक बार यहाँ पे क्या करते हैं फॉर्मूले को ओपन कर लेते हैं। ये इक्वल टू XA को क्या हो जाएगा हमारा NA बटे NA प्लस NB है ना, P0A माइनस P0B प्लस P0B। इसको और ओपन करेंगे क्या हो जाएगा WA बटे MA पूरे का बटे WA बटे MA प्लस WB बटे MB ठीक PS। और ये हमारे साथ में क्या चल रहा है P0A माइनस P0B है ना प्लस P0B साथ में चल ही रहा है। अब चलिए फॉर्मूले पे सब कुछ क्या करते हैं रख देते हैं। WA का मान दे रखा है कितना 40 ग्राम, तो 40 बटे MA का मान कितना दे रखा है 85 पूरे का बटे फिर से वही 40 बटे 85 है ना प्लस WB का मान कितना दे रखा है 25.5 ग्राम बटे MB है, MB का मान कितना है 106.5 ग्राम ठीक। और इधर साथ में क्या चल रहा है P0A है ना, सीधा रखते हैं। P0A का मान क्या दे रखा है 415
है ना, माइनस पी नॉट बी का मान दे रखा है कितना 200 और प्लस में पी नॉट बी दे रखा है यानी कि 200, है ना। सब कुछ हो चुका है, सारी वैल्यू हमको पता चल चुकी है। अब आपको क्या करना है, बस इसको सॉल्व कर लेना है और आंसर निकल के इसका आपके सामने होगा, है ना। भाई क्लोरोफॉर्म का मैंने अणुभार परमाणु भार गलत निकाला है क्या? इसका 12 हो गया, इसका 1 हो गया, है ना, और क्लोरीन का 35.5 होता है, ठीक है। 3 अणु है तो 3 हो गया, 5 तियाँ 15 के 5 हासिल आए 1, मतलब 3 बचे 15 के 5 हासिल आए 1, 3 बचे 15, 15 1 16, ठीक है, कि 6 हासिल आए 1, 3 53 और 1 10, वैसे सही है, हाँ सही है, ठीक। चलिए तो ये इतना आ गया। अब इसका आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, है ना, आप इसको सॉल्व कर लेना, जिसका भी आए कमेंट करके नीचे बताना, जिसका जो भी आंसर आता है ना। अगर आंसर नहीं आता तो मैं इसको आगे अगले वाली जो क्लास होगी, है ना, अगली वाली जो हमारी क्लास है वो होने वाली है आदर्श और अनादर्श विलयन के ऊपर, है ना, कि क्या है आदर्श विलयन और क्या है अनादर्श विलयन, है ना। चलिए इसका आंसर जो निकल के आएगा वो 347.9 mmHg, ठीक, ये इसका आंसर हो जाएगा। आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, आंसर निकल के आपका आ जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उम्मीद है राउल्ट का नियम आपको एकदम क्लियर हो चुका होगा। एक एक चीज़ मैंने आपको बताया है, न्यूमेरिकल विद न्यूमेरिकल मैंने आपको बताया कि कौन सा टर्म कहाँ पे यूज होता है ना, किसको क्या बोलते हैं, उसकी परिभाषा और डेरिवेशन पूरा न्यूमेरिकल के साथ पूरा कंप्लीट राउल्ट का नियम आपका यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी मेहनत, आपको लगता हो कि हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, है ना, तो आपका भी फर्ज बनता है कि हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।